जोहार नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ सालों में अगर किसी नेता ने सबसे तेजी से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है तो उनमें सबसे ऊपर जो नाम है वो जयराम महतो का है। एक ऐसा चेहरा जिसने खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले टाइगर के रूप में पेश किया। एक ऐसा नेता जिसने युवाओं, बेरोजगारों और खासकर कुर्मी समाज के बीच तेजी से अपनी पकड़ बनाई। लेकिन अब वही जयराम महतो बंगाल की जमीन पर ऐसी राजनीतिक ठोकर खाकर लौटे हैं जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी हार भर है या फिर ये उस राजनीति की सीमा है जो भीड़ तो जुटा सकती है लेकिन वोट बदलने में संघर्ष करती नजर आती है। क्या बंगाल का जंगल महल जयराम महतो के लिए एक चेतावनी बनकर सामने आया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भाजपा अब झारखंड में सीधे सीधे कुर्मी वोट बैंक पर बड़ा खेल खेलने जा रही है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बंगाल में आखिर जयराम महतो के साथ क्या हुआ, क्यों कुर्मी वोटरों ने उन्हें जितनी समर्थन की वे अपेक्षा कर रहे थे उतना समर्थन नहीं दिया, और क्यों ये हार आने वाले समय में झारखंड की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकती है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस कहानी में दोस्तों सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति का फ्यूचर भी छिपा हुआ है। दोस्तों, जयराम महतो सिर्फ बंगाल चुनाव लड़ने नहीं गए थे, वे अपनी राजनीतिक ताकत का विस्तार भी करने वहां गए थे। उनकी कोशिश थी कि जिस तरह से झारखंड में उन्होंने कुर्मी युवाओं के बीच एक बड़ा जनाधार बनाया, बड़ी लोकप्रियता हासिल की, उसी तरह बंगाल के जंगल महल इलाके में भी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करें। पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम ये वो इलाके हैं जहां कुर्मी समाज की अच्छी खासी आबादी है, और यही वजह थी कि जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM ने दावा किया कि वे यहाँ एक नई क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरेंगे। रैलियां हुई, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, करीब 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही गई, जिला प्रभारी बनाए गए, संगठन विस्तार की बात कही गई। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया तस्वीर बदलती चली गई। पार्टी का संगठन जमीन पर मजबूत होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कई लोकल लीडर्स बीच रास्ते में अलग हो गए और आखिर में हालात यह बने कि JLKM सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार पाई। दोस्तों, अब सोचिए कि जहां 1 दर्जन सीटों पर लड़ने का दावा था वहां सिर्फ 2 सीटों तक सिमट जाना अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है। और सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर सीट की हुई, क्योंकि यहां जयराम महतो ने दिव्यजीत सिंह देव को उम्मीदवार बनाया था, यानी राज परिवार से आने वाले चेहरे को उन्होंने प्रत्याशी बनाकर उतारा था। और यही फैसला लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला भी लगा, क्योंकि जयराम महतो खुद मंचों से लगातार व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति की बात करते रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन बंगाल चुनाव में उन्होंने खुद राज परिवार के उम्मीदवार पर दांव लगा दिया और यहीं से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। और जब नतीजे आए तो तस्वीर और ज्यादा खराब दिखाई दी। 2021 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दिव्यजीत सिंह देव को जितने वोट मिले थे उससे भी ज्यादा कमजोर प्रदर्शन उनका इस बार JLKM के टिकट पर रहा। उधर भाजपा उम्मीदवार विश्वजीत महतो ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके शानदार जीत दर्ज की, यानी जंगल महल के कुर्मी वोटरों ने भाजपा पर ज्यादा भरोसा दिखाया। और यही वो पॉइंट है जहां से पूरी राजनीति बदलती हुई दिखाई देती है। और अब सवाल उठता है दोस्तों कि भाजपा ने ऐसा क्या किया? तो इसका जवाब है कुड़माली भाषा। जी हाँ, अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने चुनावी सभा में बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब इसे सिर्फ एक चुनावी बयान समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि कुड़माली भाषा एक भाषा नहीं है बल्कि कुर्मी समाज की पहचान और अस्मिता से जुड़ा सवाल है। झारखंड, बंगाल या उड़ीसा, इन इलाकों में लंबे समय से इसकी संवैधानिक मान्यता की मांग उठती रही है और भाजपा ने इसी भावनात्मक मुद्दे को बहुत रणनीतिक तरीके से उठाया। यानी जिस कुर्मी अस्मिता की राजनीति के सहारे जयराम महतो अपनी जमीन मजबूत करना चाह रहे थे, भाजपा ने उसी मुद्दे पर उनसे बड़ी बाजी मार ली।
दोस्तों, अब इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है, झारखंड में भी इसका राजनीतिक असर दिख सकता है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि झारखंड में आदिवासियों के बाद कुर्मी महतो समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है। करीब 15 से 16% आबादी है। हालांकि कुर्मी महतो 20 से 21% का दावा करते हैं। 25 से 30 विधानसभा सीटों पर उनका निर्णायक असर भी है। ऐसे में कोई भी पार्टी समाज की अनदेखी नहीं करना चाहती। अब तक भाजपा आजसू पार्टी के जरिए कुर्मी वोटों को साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा सीधे इस समाज के मुद्दों को उठाने की रणनीति बना सकती है, यानी कुड़माली भाषा, स्थानीय पहचान, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इन मुद्दों पर बीजेपी आने वाले समय में और आक्रामक हो सकती है, क्योंकि भाजपा ये समझ चुकी है कि अगर जयराम महतो जैसे नेता कुर्मी समाज को स्थायी रूप से संगठित करने में सफल हो गए तो झारखंड की राजनीति में तीसरी बड़ी क्षेत्रीय धुरी खड़ी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि भाजपा अब इंतजार करने की बजाय पहल करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भाजपा बनाम जयराम महतो की नहीं है। यह कहानी जयराम महतो की राजनीतिक सीमाओं, पॉलिटिकल लिमिट्स की भी है। बंगाल चुनाव ने उन्हें कई बड़े सबक दिए हैं। पहला सबक कि भीड़ और वोट दोनों दो अलग चीजें हैं। भीड़ वोट नहीं होती। जयराम महतो की सभाओं में भीड़ जरूर जुटती है। युवा उनके भाषण सुनने आते हैं। उनकी आक्रामक शैली और तमतमाती हुई भावभंगिमा लोगों को आकर्षित भी करती है, लेकिन चुनाव के वक्त वही भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मजबूत संगठन नहीं था, स्थानीय नेटवर्क नहीं था, कैडर नहीं था और जयराम महतो के सिवा कोई दूसरा भरोसेमंद चेहरा भी नहीं था। उम्मीदवार नहीं थे, यानी पार्टी अभी भी लीडर सेंट्रिक दिखाई देती है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कम। अगर जेल कैंप को दोस्तों लंबी राजनीति करनी है तो सिर्फ जयराम महतो के चेहरे के भरोसे काम नहीं चलने वाला। उन्हें पंचायत स्तर तक संगठन बनाना होगा, लोकल लीडरशिप तैयार करनी होगी और पार्टी को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देना होगा। दूसरा बड़ा सबक ये कि सिर्फ जातीय राजनीति के भरोसे लंबी दूरी तय करना मुश्किल है। सच यह है कि जयराम महतो का सबसे मजबूत आधार कुर्मी समाज है, लेकिन झारखंड की राजनीति सिर्फ एक समुदाय, एक जाति के वोट से नहीं चलती। 2024 के चुनाव में उन्हें सिर्फ कुर्मियों के वोट नहीं मिले थे, मुसलमानों के, आदिवासियों के, ओबीसी के और नाराज युवाओं के भी वोटों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आया था और तभी वे लाखों वोट भी हासिल कर पाए थे। लेकिन अगर उनकी राजनीति सिर्फ कुर्मी अस्मिता तक सिमट कर रह गई तो उसका विस्तार भी सीमित हो जाएगा, एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा और उन्हें इसके लिए व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना होगा। दूसरे समुदायों में भी भरोसा पैदा करना होगा और यह संदेश देना होगा कि जेल कैंप सिर्फ एक जातीय मंच नहीं बल्कि व्यापक झारखंडी राजनीति का विकल्प है। और तीसरा और सबसे बड़ा सबक कि आक्रामक राजनीति हमेशा टिकाऊ नहीं होती। जयराम महतो का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एसेट उनका गुस्से वाला अंदाज रहा है। सिस्टम पर हमला, जोशीले भाषण, सड़क वाली भाषा, ये चीजें युवाओं को पसंद आती हैं, लेकिन राजनीति में एक समय के बाद लोग सिर्फ गुस्सा नहीं देखते, सिर्फ आरोप नहीं देखते, वे स्थिरता भी देखते हैं, वे स्टेबिलिटी देखते हैं, वे रणनीति देखते हैं, वे परिपक्वता देखते हैं और नेता में भरोसा और आश्वासन भी देखते हैं। बंगाल चुनाव ने यही दिखा दिया है कि सिर्फ भावनात्मक मोबिलाइजेशन के भरोसे मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार नहीं की जा सकती। अगर लंबी राजनीति करनी है तो संगठन, रणनीति, गठबंधन और संतुलित नेतृत्व, ये सभी चीजें जरूरी हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या जयराम महतो इस हार से कोई सीख लेंगे या सिर्फ वे टाइगर वाली इमेज तक ही सीमित रहेंगे, चेहरा मोहरा बनाकर, गुस्से वाली भावभंगिमा बनाकर सिर्फ गुर्राते दहाड़ते रहेंगे, मोबाइल पटकेंगे या फिर खुद को एक मैच्योर लॉन्ग टर्म राजनीतिक नेता के रूप में ढाल पाएंगे। क्योंकि राजनीति में हारना उतना खतरनाक नहीं होता है दोस्तों, जितना हार से कुछ न सीखना होता है। और शायद बंगाल की यह हार जयराम महतो के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या भाजपा अब झारखंड में सीधे कुर्मी राजनीति पर बड़ा दांव खेलने जा रही है? क्या जयराम महतो भविष्य में और मजबूत होकर उभरेंगे या फिर उनकी चमक खत्म हो जाएगी या फिर बंगाल की हार उनके राजनीतिक विस्तार पर ब्रेक लगा देगी?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।